इतिहास में कुछ ऐसे नाम हुए हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा सका। यह कहानी है मालवा की उस पवित्र मिट्टी की जहां किलों की दीवारें वीरों के खून से रंगी हुई हैं। आज की कहानी उस राजा की है जो जब तलवार उठाता था तो बड़े बड़े दुश्मन कांप जाया करते थे, और जब कलम पकड़ता तो बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं परमार वंश के महाप्रतापी राजा भोज की, जिनका सिंहासन तक का सफर फूलों से नहीं बल्कि कांटों से सजा हुआ था। ऐसे कांटे जो उनके अपने ही परिवार वालों ने बिछाए थे जब भोज मात्र 11 वर्ष के थे। लेकिन सवाल यह है कि राजा भोज आखिर थे कौन? क्या वे सिर्फ एक वीर योद्धा थे, या ऐसे विद्वान जिनके सामने बड़े बड़े आचार्य भी नतमस्तक हो जाया करते थे? वीडियो को आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वीं शताब्दी के अंत का समय मध्य भारत के मालवा क्षेत्र की राजनीति, युद्ध, संस्कृति तीनों का केंद्र बना हुआ था। परमार वंश उस समय मालवा पर शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी धार थी। इसी परमार वंश में 980 ईस्वी के आसपास एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है भोज। इसके पिता थे राजा सिंधुराज और माता थी माता सावित्री। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में अमर हो जाएगा। भोज का बचपन एक राजकुमार की ही तरह प्रारंभ हुआ, जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की ही उसे शिक्षा दी गई। साथ ही संस्कृत, राजनीति, युद्ध, कला, धर्म, इन सभी विषयों में बालक भोज असाधारण प्रतिभा दिखा रहे थे। भोज बचपन से ही काफी ज्यादा बुद्धिमान थे। उनका बचपन सुखद बीत रहा था, लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। लगभग 991 ईस्वी के आसपास जब भोज केवल 11 वर्ष के थे, उनके पिता सिंधुराज की मृत्यु हो गई। मालवा की सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगा। गद्दी पर बैठे राजा सिंधुराज के छोटे भाई और भोज के चाचा राजा मुंज, यहीं से इतिहास करवट लेना शुरू करता है। राजा मुंज एक शक्तिशाली लेकिन महत्वाकांक्षी राजा थे। उनके मन में भय जागने लगा कि कल को भोज गद्दी पर बैठ सकता है, और इसी डर ने उनके मन में घातक विचार को जन्म दिया, भोज को रास्ते से हटाने का विचार। कहा जाता है कि इसके लिए राजा मुंज ने अपने विश्वास पात्र सेनापति वत्स्यराज को चुना। उसने वत्स्यराज को आदेश दिया कि वह भोज को जंगल में ले जाए और चुपचाप किसी को पता चले बिना उसे मार दे। और ऐसा ही हुआ। वत्स्यराज भोज को जंगल में ले गए। भोज बुद्धिमान थे और वे समझ गए कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी उन्होंने अपनी जांग से खून निकालकर पत्ते पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा, वत्स्यराज को देते हुए कहा कि यह राजा मुंज को दे देना। जब वत्स्यराज ने यह श्लोक देखा तो वह चकित रह गए। उसने जाकर राजा मुंज को दिखाया। यह देखते ही राजा मुंज के होश उड़ गए। लेकिन किसी को पता नहीं है कि उस पत्ते में आखिर लिखा क्या था, जिसे पढ़कर राजा मुंज का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भोज को बुलाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1010 से 1030 ईस्वी के बीच का समय राजा भोज के लिए साम्राज्य विस्तार का स्वर्ण काल था। उनके प्रभाव का क्षेत्र मालवा से आगे बढ़कर राजस्थान के कुछ हिस्सों, कोंकण के क्षेत्रों और पश्चिम भारत तक महसूस किया जाने लगा था। यह विस्तार सीधे युद्धों के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि कूटनीति, भय और प्रतिष्ठा तीनों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई छोटे शासक बिना युद्ध के ही भोज की अधीनता स्वीकार करने लगे, क्योंकि उनकी सेना और शक्ति, उनकी रणनीति का प्रभाव दूर दूर तक फैल चुका था। उनके अभियानों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मालवा अब किसी के अधीन रहने वाला राज्य नहीं है। राजा भोज ने अपने चारों तरफ एक ऐसा प्रभाव मंडल बना लिया था, जिसमें मित्र और शत्रु दोनों उन्हें गंभीरता से लेने लगे थे। यही वह समय था जब राजा का नाम मालवा में ही नहीं बल्कि उत्तर और मध्य भारत में गूंजने लगा था। लेकिन फिर 11वीं शताब्दी में भारत की संस्कृति और धर्म पर सीधा वार किया गया, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। साल 1025 ईस्वी जब गजनी के शासक महमूद गजनबी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर तोड़ा, तो देश में उसका कहर छा गया।
उसने न केवल मंदिर को तोड़ा बल्कि उसे लूटा भी और वहां आए भक्तों को भी मारा। इस बात से राजा भोज काफी क्रोधित हुए। राजा भोज के साथ कई राजाओं ने वहां गजनी की सेना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके डर से उनकी सेना सीधे मार्ग के बजाय थार के रेगिस्तानों के कठिन रास्तों से होकर गुजरने लगी। इसी विरोध की सबसे शक्तिशाली गूंज सुनाई देती है साल 1934 ईस्वी में, जब उत्तर भारत की धरती बहराइच में एक निर्णायक संघर्ष हुआ। लोक कथाओं और मध्यकालीन ग्रंथों के अनुसार गजनवी सेनापति सालार मसूद, जिसे महमूद गजनवी का भांजा बताया जाता है, एक विशाल सेना के साथ भारत में आगे बढ़ रहा था। इस समय उत्तर भारत में राजा सुहेल देव एक प्रमुख हिंदू शासक के रूप में उभर रहे थे, जिन्होंने राजा भोज के साथ मिलकर बहराइच का युद्ध लड़ा। बहराइच का यह युद्ध इतना भयानक बताया जाता है कि इसमें सालार मसूद की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई और स्वयं सालार मसूद मारा गया। यह युद्ध भारतीय जनमानस में धर्म की रक्षा और विदेशी आक्रमण के विरुद्ध विजय का प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया। वैसे दोस्तों, इतिहास में कई राजा हुए हैं जिन्होंने युद्ध भूमि पर अपना परचम लहराया है, पर उसमें बहुत कम ऐसे हुए हैं जिन्होंने युद्ध के साथ साथ एक ज्ञानी और विद्वान शासक के तौर पर भी अपनी भूमिका स्थापित की है। उन्हीं में से एक राजा भोज भी हैं, जिन्होंने न जाने कितनी किताबें लिखी हैं, साथ ही 84 ग्रंथ भी रचे हैं। उनकी अद्भुत इंजीनियरिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। 11वीं शताब्दी का भारत, विशेषकर मालवा राज्य, राजा भोज के शासनकाल में केवल सैन्य शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, साहित्य, विज्ञान, स्थापत्य का भी प्रमुख केंद्र बना हुआ था। माना जाता है कि राजा भोज के नाम से कई दर्शन ग्रंथ जुड़े हुए हैं। परंपरागत रूप से उन्हें लगभग 84 ग्रंथों का रचयिता और संरक्षक माना जाता है। इन ग्रंथों में राजनीति, राज्य शास्त्र, काव्य, व्याकरण, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेदिक जैसे विषय शामिल हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है समरांगण सूत्रधार, जिसे भारतीय वास्तु और स्थापत्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में मंदिर निर्माण, नगर नियोजन, मूर्ति शिल्प और यहाँ तक कि यांत्रिक उपकरणों का भी वर्णन मिलता है। इसी तरह युक्ति, कल्पतरु जैसे ग्रंथ में प्रशासन, नीति और व्यवहारिक बुद्धि पर गहन विचार दिखाई देते हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजा भोज केवल ग्रंथों के संरक्षक नहीं थे, बल्कि स्वयं एक गहन चिंतक और विद्वान भी थे। ज्ञान के साथ साथ राजा भोज ने अपने विचारों को धरातल पर भी उतारा। इसका सबसे भव्य उदाहरण है भोजपुर का शिव मंदिर, जो आज मध्य प्रदेश के भोजपुर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर अधूरा होने के बावजूद अपनी विशालता और स्थापत्य के कारण आज भी लोगों को चकित करता है। यहाँ स्थापित किया गया जो शिवलिंग है वो इतना विशाल है कि उसे अक्सर पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदा के कारण इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी यह राजा भोज की स्थापत्य महत्वाकांक्षा का सजीव प्रमाण है। राजा भोज की इंजीनियरिंग दृष्टि किसी मंदिर तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी असाधारण कार्य किए। भोपाल के पास स्थित भोजताल, जिसे आप अपर लेक या फिर भोपाल झील कहते हैं, वो परंपरागत रूप से राजा भोज के साथ जोड़ी जाती है। ये उस समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इतनी विशाल झील का निर्माण उस युग में करना जब आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थी, राजा भोज की वैज्ञानिक समझ और प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। यह झील न केवल जल संरक्षण का साधन थी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि के विस्तार का भी आधार बनी। ऐसे थे हमारे राजा भोज, जिनके बारे में आज आपने जाना। यदि उनके बारे में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।